हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान का दूसरा भाग शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हमने पहले भाग में बताया था कि जीवन की अवधि किसे कहते हैं, जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन कहते किसे हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यहाँ तक मैंने बताया था। अब लैंगिक और अलैंगिक जनन को आगे अलग अलग से उसको विस्तार से जो है हमें पढ़ाना है। सभी छात्र इसके पहले वाले वीडियो देख लेंगे और यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर से पुनः पूछेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो सभी छात्र मुझे करके और मेरे पास जवाब दें। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लें, जो पहले वाला वीडियो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीवन की अवधि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी छात्र नोट करें, जनन की परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जनन की परिभाषा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन नोट करें सभी छात्र, जनन कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन नोट करें सभी छात्र, चौथा क्वेश्चन, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। तीसरा, चौथा और पांचवा नोट करिए, लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। अर्थात मैंने सभी क्वेश्चन को वहां फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया है। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, हमें कितने जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में हमें कितने जनक की आवश्यकता होती है, जनन की परिभाषा क्या है, जीवन की अवधि क्या है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लगभग इतने क्वेश्चन मैंने उसमें क्लियर करवाया है। उसको देख लें और इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास जरूर दें, और ना समझ में आया हो तो फिर मुझसे बताएं। आज मैं दूसरे वीडियो में शुरू कर रहा हूं, अलग अलग से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अलैंगिक जनन है, सभी लोग अपना अपना किताब ओपन कर लें। अलैंगिक जनन में यहां पे देखिए, इस विधि में एकल जीव जनन, एकल जीव का मतलब जो जनन करने वाला होता है, अर्थात जो संतान उत्पन्न करने वाला है वो एकल जीव का मतलब केवल एक ही प्राणी। अलैंगिक में हमने पहले ही परिभाषा दे दिया है, केवल एक ही प्राणी, एक ही जनक होता है जो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब केवल एक ही प्राणी, एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस लाइन को समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं दूसरी लाइन से, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होते हैं, यानी एक ही जीव से जो नया संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और उसी के परिणाम स्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के हूबहू होते हैं, एकदम समान होते हैं। अब यहाँ पे कहने का अर्थ है ये है स्टूडेंट कि जो जनक होता है, अर्थात जो जंतु होता है, जीव होता है, और अकेला किसी संतान को उत्पन्न करता है जनन करके, तो वह अपने हूबहू, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है, देखिए अभी नर और मादा की बात अगर हम ले लें लैंगिक जनन में, तो नर और मादा में क्या होता है कि
कहीं बेटा जो होता है यानी बच्चा जो होता है, संतान जो होता है, वो कभी माँ को पड़ जाता है, कभी पिता को पड़ जाता है, कभी नानी मामा पे भी चला जाता है। अर्थात वो अपने जनक के हूबहू नहीं होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अपने जनक के समान ही संतान उत्पन्न होता है। वो क्या यह संतत आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे छात्र क्लियर हो रहा है, क्लोन शब्द किसे कहते हैं? सभी लोग इसे नोट कर लेंगे, क्लोन शब्द किसे कहते हैं? क्लोन शब्द क्वेश्चन पूछा भी गया है और क्वेश्चन आ भी सकता है, सभी लोग नोट करें। क्लोन शब्द किसे कहते हैं? अपने ही समान, हूबहू अपने ही समान संतान उत्पन्न करने को ही क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन शब्द कहते हैं। क्लोन शब्द की रचना इसीलिए हुई है एक समान जीवों के लिए, यानी जो जनक है, जनक अपने ही हूबहू अगर नया कोई संतान उत्पन्न करता है तो उस शब्द को हम क्लोन कहते हैं। मेरी बातों को सभी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे, जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप में एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है, आशय ये है कि अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन में विभिन्न वर्ग में, यानी कहने का मतलब केवल एक ही प्रकार से अलैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक जनन भी कई प्रकार होता है। ठीक, अलैंगिक जनन में विभिन्न प्रकार के मध्य जो है अलैंगिक जनन पाया गया है। ठीक है, तो जिसमें इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ और कुछ प्रकार या कुछ उसके जो है भेद बताए गए जाएंगे। जैसे मुकुलन है, द्विखंडन विधि है, ठीक, और मुकुलन है, द्विखंडन विधि है। ठीक, आगे अभी जो है यहाँ पे देख लीजिए, तमाम प्रकार के जो है 5 प्रकार लगभग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 प्रकार के है। पुट्टी भवन विधि है, बीजाणु जनन विधि है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते। अलैंगिक जनन में यहाँ पे द्विखंडन विधि को सबसे पहले सभी लोग जान लें कि प्रोटिस्टा योम मोनेरा, प्रोटिस्टा योम मोनेरा हमने कक्षा 11 में पढ़ाया था कि प्रोटिस्टा मोनेरा जगत यानी बंटवारा जो हुआ था जीवों के जगत का, तो उसमें 5 जगतों में बंटवारा हुआ था, जिसमें प्रोटिस्टा एवं मोनेरा 2 जगत आए थे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। 1.2 के चित्र में देख सकते हैं सभी लोग कि यानी जो प्रोटिस्टा के और मोनेरा के जो जीव जंतु हैं, ठीक, उसमें जो जीव जंतु हैं एक ही जीव, वो क्या होता है, अपने आप में उसका जो डीएनए होता है, वो डीएनए जब परिपक्व होता है तो परिपक्व होने पर वही डीएनए बीच में सिकुड़न लेता है और सिकुड़ने के बाद में थोड़ा समय लगता है, यानी धीरे धीरे वो 2 खंड में विभक्त हो जाता है। और 2 खंड में जब विभक्त हो जाता है तो वही क्या होता है कि एक नया अलग से संतान उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जनन कोशिका की बात किया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि एक ही है, एक है और इसी में एक डीएनए है, और वही डीएनए यहाँ परिपक्व होने पर देखिए यहाँ बीच में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़न हो रहा है, और सिकुड़न में फिर धीरे धीरे यहाँ क्रमवाइज से बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ देखिए केंद्रक, यहाँ पे ये अमीबा है और अमीबा को देख सकते हैं कि पहले एक है, धीरे धीरे उसका वो परिपक्व होने पर बीच में देखिए डीएनए क्या हो रहा है, थोड़ा खिंचाव ले रहा है और
उसके बाद में देखिए बीच सिकुड़न होने पर दोनों अलग अलग पार्ट में धीरे धीरे बट रहे हैं, और यहाँ अंत में संतत कोशिका यानी अलग अलग 2 डीएनए का निर्माण हो गया, और अपने ही जनक के हूबहू देख सकते हैं, अपने ही जनक के हूबहू ये संतान उत्पन्न कर चुके हैं।